प्राइम डिबेट में आपका स्वागत है। हम ग्लोबल पंजाब के नॉर्थ अमेरिका के दर्शकों का और संगत टीवी के यूके और यूरोप के दर्शकों का भी स्वागत करते हैं। बस्तर के नक्सली हमले का घाव अभी भरा ही नहीं था कि गुरुवार को बिहार में एक ट्रेन में हमला कर नक्सलियों ने एक बार फिर दिखा दिया कि वो जब चाहें जहां चाहें हमला कर सकते हैं। वो कहीं भी लोगों की जान से खिलवाड़ कर सकते हैं। ट्रेन में सवार तकरीबन 3000 मुसाफिरों की जान 1 घंटे तक नक्सलियों के रहमो करम पर थी। बिहार में जमुई के समीप धनबाद पटना इंटरसिटी एक्सप्रेस पर हमला कर नक्सलियों ने 3 लोगों की हत्या कर दी और सुरक्षा कर्मियों से हथियार छीनकर फरार हो गए। ट्रेन पर हमले के 5 घंटे भी नहीं बीते थे कि नक्सलियों ने बिहार के ही गया में सीआरपीएफ की एक टुकड़ी पर हमला बोल दिया। इस हमले में एक जवान घायल हो गया। गुरुवार को हुए इस हमले के बाद केंद्रीय गृह राज्य मंत्री आरपीएन सिंह ने कहा कि हाल के दिनों में सरकार की ओर से कार्रवाई से नक्सली बौखलाए हुए हैं और ये हमला उसी का नतीजा है। हमला तो बेसिकली जो हथियार छीनने के लिए जो आरपीएफ के लोग हैं उनसे किया है। एक हमने देखा है कि नक्सल में जिस तरह सरकार कामयाब रही है हथियार रोकने में, उसी तरह मुझे लगता है नक्सलवादियों को अब दूसरे तरीके अपना रहे हैं हथियार वापस लेने के लिए और हथियार लूटने के लिए। परंतु एक बहुत दुखद बात है कि उन्होंने अब आम नागरिकों पर हमला बोलना शुरू कर दिया है, ट्रेनों पर हमला बोलना शुरू कर दिया है, राजनीतिक दलों पे हमला बोलना शुरू कर दिया है। परंतु हमारा जो रिजॉल्व है नक्सलवाद के खिलाफ जो भी कदम उठाने पड़ेंगे, जितने सख्त कदम उठाने पड़ेंगे, हम उन कदम को अवश्य उठाएंगे। महीने भर के भीतर देश में नक्सली हमले की दूसरी बड़ी वारदात है। इससे पहले 25 मई को माओवादियों ने छत्तीसगढ़ के बस्तर में कांग्रेस के काफिले पर हमला कर 28 लोगों की हत्या कर दी थी। भारत में नक्सली हिंसा की शुरुआत साल 1967 में पश्चिम बंगाल के नक्सल बाड़ी से हुई थी। हालांकि इस विद्रोह को तो पुलिस ने कुचल दिया, लेकिन उसके बाद के दशकों में मध्य और पूर्वी भारत के कई हिस्सों में नक्सली गुटों का प्रभाव बढ़ा है। इनमें झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, बिहार, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश जैसे राज्य शामिल हैं। साल 2011 में जहां नक्सली वारदातों में 611 लोग मारे गए थे, वहीं 2012 में 409 लोग मारे गए थे, जिनमें 113 सुरक्षा बल के जवान और 296 आम नागरिक शामिल थे। अगर साल 2010 पर नजर डालें तो हताहत होने वालों की तादाद 1005 थी। If they start, attacking the trains and if civilian population is involved, then Maoist party will be trapped. They will be trapped in a situation where the common people may lose complete sympathy for the movement. And since it is a movement with politics, it is their politics which should control their weapon and not weapon controlling their politics. If the weapon overtakes, I think it's time that the Maoist party reconsiders its strategy. दशकों से चले आ रहे सुरक्षा बलों और माओवादियों के बीच के संघर्ष में आम लोग पिस रहे हैं। ऐसी कौन सी वजह है कि ये समस्या दशक दर दशक हल होने की बजाय और विकट होती जाती है? बढ़ती नक्सली हिंसा सुरक्षा एजेंसियों के लिए भी चिंता का सबब बनी हुई है। दशकों से चली आ रही ये समस्या कभी हल होगी, जानने की कोशिश करते अपने मेहमानों से हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पंजाब के पूर्व डीजीपी शशिकांत। नक्सल प्रभावित क्षेत्र बस्तर में अपनी सेवाएं दे चुके हैं, इसी पढ़ाते हैं। और साथ ही हमारे साथ संपूर्ण क्रांति मंच के अध्यक्ष राजीव गोदारा भी हैं, जो पेशे से एक वकील भी हैं, साथ ही आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता भी हैं। शशिकांत जी, आप बस्तर में रहे हैं, क्या लगता है समस्या सामाजिक आर्थिक है या फिर कानून व्यवस्था की है? बस्तर में जो समस्या शुरू हुई थी, वहाँ पे मैं लेट 80s में था। ये समस्या शुरू हुई थी 1980 के आसपास, जबकि 3 पीपल्स वॉर ग्रुप के जो दलम हैं वो वहाँ पर गए थे और उन्होंने वहाँ पर जो आदिवासी हैं उनके साथ संपर्क स्थापित करके वहाँ पे अपनी बेस बनानी शुरू कर दी थी। बस्तर के इलाके मुझे एक स्पेशल स्टडी के लिए भेजा गया था, उस समय मैं इंटेलिजेंस ब्यूरो में ही था। स्पेशल रिपोर्ट के लिए भेजा गया था मुझको। वहाँ पर जो उस समय मैंने हालत देखी है उसको सोचकर अभी भी मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इंग्लिश का एक बड़ा फेमस नॉवल है, आपने पढ़ा होगा, अमेरिकन हिस्ट्री का, अंकल टॉम्स केबन। जो वहाँ पे बेसिक लड़ाई थी तेंदुपत्ते की, टिम्बर की, ओर की, कोरेंडम की, जो रूबी की रॉ फॉर्म है, इन सब चीजों की संसाधनों की लड़ाई थी। संसाधनों पर किसका कब्जा हो, संसाधनों पे किसका कब्जा हो। वहां पर उस वक्त कॉन्ट्रैक्टर्स थे, उनको सब दिया गया था। इन कॉन्ट्रैक्टर्स ने और जो वहां पे ऑफिशियल्स थे, इन्होंने अपने घर के बाहर आउट हाउसेस बना रखे थे, जिसमें ट्राइबल
जो नारियां हैं वो रहती थी। उन्होंने वहां पे एक तरीके से पूरी एक जनरेशन ही खराब कर दी थी। ये जो विद्रोह की भावना है, ये जो हेट्रेड की भावना है, उस समय से होनी शुरू हो गई थी। और जो मैंने उस समय प्रोजेक्ट किया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उस रिपोर्ट को अप्रिशिएट तो बहुत किया था, पर उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई थी। और जो उस रिपोर्ट में था, प्रोजेक्ट किया गया था, आज अनफॉर्चुनेटली वही हालत है। आपका दंडकारण्य का इलाका जो है, वहां पर 3, 4, 5 स्टेट्स जो आसपास पड़ती हैं, आंध्र प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र हो गया, उड़ीसा हो गया, और इवन बिहार से और वहां से जो आ जाते हैं वहां पर रह रहे हैं, पूरा लिबरेटेड जोन है। अबुझमाड़ का इलाका उस समय वहां पे इनर लाइन एरिया कहलाता था, जहां पर कोई नहीं जा सकता था, वहां पर भी एक्सप्लॉयटेशन था। अब लगातार इतने सालों से सरकार वहां पर समस्या का निराकरण ना करके वहां पर सिर्फ संसाधनों को लूटने में ही लगी रही। जो भी सरकारें वहां पे रही हो, चाहे मध्य प्रदेश रहा हो, चाहे उसके बाद वहां पर छत्तीसगढ़ रहा हो। मतलब आपका कहने का मतलब है सरकार को पता था हल क्या है, पर हल किया नहीं गया, इग्नोर किया गया। जी प्रोफेसर अक्षय कुमार, आपको भी लगता है कि सामाजिक आर्थिक, जिस तरह से शशिकांत जी कह रहे हैं, सामाजिक आर्थिक समस्या ये ज्यादा है बजाय कानून व्यवस्था की? अगर वक्त रहते काम किया गया होता तो शायद यहाँ तक हालात नहीं पहुंचते। ये बात बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बात ये है कि जब इस तरह के ग्रुप वहाँ पे जाकर अपना पैर जमाते हैं, उसकी वजह होती है कि वहाँ एक रेडी कॉन्स्टिट्यूंसी तैयार है उनके लिए। इतना ज़्यादा वहाँ पे अनरेस्ट है, उनके वो संसाधन ही नहीं है उनके लिए, वो उनकी जीविका ही नहीं है, वो उनका हैबिटेट है। जहाँ पे उनका ज़मीन का मतलब उनका संसाधन नहीं है, वो शायद उससे उनका एक भावना के स्तर पर रिश्ता है, पूरे एनवायरनमेंट से रिश्ता है। उस रिश्ते को आपने सरेआम लूट लिया, कॉन्ट्रैक्टर्स को दे दिया, और अब कॉन्ट्रैक्टर्स के बाद स्टेट के कॉन्ट्रैक्टर थे, अब पूरा कॉर्पोरेट सेक्टर को दे दिया। वहाँ की नदियां हैं वो कोई कॉर्पोरेट सेक्टर ले गया उठा के, जहाँ पे जिनका हक मिल रहा हक था उन्हें मिल नहीं रहा। ये जो पुलिस जो देख रही है, या ऑपरेशन ग्रीन हंट जैसी जो मिलिट्री सेमी मिलिट्री ऑपरेशंस हैं, ये समस्या केवल लॉ एंड ऑर्डर की समस्या नहीं है। इस समस्या को अभी भी एक मिडिल क्लास के अंदर, पूरे देश के अंदर जीडीपी की ऐसी बहस चलाई है जिसके अंदर ये भूले गए कि वो किसकी कॉस्ट पर है। हम जीडीपी के आंकड़े ऐसे गिनाने लगे कि आम आदमी जो बड़े खालिस एक पहले इकोनॉमिक के विषय एनालिस्ट गिनाया करते थे, एक आम आदमी की जुबान पे ले आए। उनको ये भूल गया कि अब 70-80% पॉपुलेशन को आपने डिप्राइव किया। लेकिन उस आम आदमी को मिल क्या रहा है? उसकी कॉस्ट पे किया है ना। मिडिल क्लास जो है शहरों में बैठी है, सुविधा प्रिय है, वो मिडिल क्लास है, उसने उसको उसका अंदाजा ही नहीं है। उनके लिए आज भी ठीक है 28 लोग मरे, गलत लोग मरे, लेकिन जो लोग जिनकी डेथ अनअकाउंटेड फॉर जा रही है, एवरेज एज क्या है बस्तर के इलाके में? क्या एवरेज एज है? बिल्कुल जो आम लोग पिस रहे हैं, एवरेज एज 40 भी नहीं है वहां पे लोग। क्या वो हत्या नहीं है सर यहाँ? राजीव, किस तरह से देखते हैं आप इस पूरे इन जो अब हाल ही में नक्सली हिंसा की घटनाएं तेजी से बढ़ रही हैं? दो बातें मैं शुरू में कह दूं। एक तो जो हत्याएं दोनों तरफ से हो रही हैं, उन दोनों की मैं निंदा करता हूं। मैं ही नहीं, मैं जिस पार्टी से जुड़ा हूं, जिस संगठन से जुड़ा हूं, उसकी राय में भी ये निंदनीय है। और जो मैं दोनों तरफ कह रहा हूं, तो छत्तीसगढ़ में अभी 25 तारीख को जो हुआ और कल जो घटना हुई उसकी बात भी कर रहा हूं। और जो पुलिस स्टेट फोर्सेज जो हत्याएं करती है, कभी अचानक सोनी सॉरी को उठा लेती है, और उसके किस तरह की रिपोर्ट्स आती हैं कि उसके गुप्त अंगों में पत्थर भर दिया जाता है, और उस एसपी को अवार्ड दिया जाता है राष्ट्रपति द्वारा। ऐसी घटनाएं भी हो रही हैं, तो दोनों को एक साथ देखना चाहिए। दोनों की निंदा करते हुए मैं ये भी कहता हूं, जो आर्म के थ्रू सत्ता परिवर्तन का, व्यवस्था परिवर्तन का जो पॉलिटिक्स है, मैं उस पॉलिटिक्स का समर्थन नहीं करता हूं। व्यवस्था परिवर्तन की पॉलिटिक्स का मैं समर्थन करता हूं, परंतु आर्म के थ्रू होगा, और इसका मैं समर्थन नहीं करता हूं। पर इस सब के बीच में है क्या? विकास का पूरा मॉडल जो हमारे यहाँ है, उसको हमें देखना होगा। पूरे विकास का मॉडल ही ऐसा है जिसमें देश का जल जंगल जमीन लूट लेने के लिए सरकार कॉरपोरेट सेक्टर के साथ मिलकर एकदम नंगे रूप में सामने आ गई और लूटने लगी है। उसको लूटने के लिए कहीं लोगों को मारना पड़े, वहाँ के लोगों को उखाड़ना पड़े, उनको भगाना पड़े, उनके घर जलाने पड़े, जो छत्तीसगढ़ में लगातार हुआ है। वो सब कहाँ से फिर सरकार इस समस्या का हल करेगी जब आरोप उसी पर लग रहे हैं? ये गंभीर संकट है कि सरकार उस विरासत के साथ गई नहीं है। इस देश में बहुत बड़ा आंदोलन है और सरकार बार बार कहती है कि ये हथियार छोड़ दें तो हम बातचीत करेंगे। किनके साथ? सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि न्यामगिरी में वेदांता के केस में ग्राम सभा जो फैसला करेगी वो मानना है। 3 दिन बाद पुलिस ने 15 दिन बाद पुलिस ने कह दिया कि या तो आप ये फैसला कीजिए कॉर्पोरेट के सेक्टर में, नहीं तो आप सावधान हो जाइए। ये अखबारों में छप चुका है, ये सोशल मीडिया में खूब चला है। जब न्यामगिरी में आर्म स्ट्रगल नहीं हो रहा, उन लोगों को ग्राम सभा का अधिकार आप नहीं दे रहे हैं। देश की संविधान का शेड्यूल 5 कहता है कि ग्राम सभा को अधिकार दिए जाएंगे, वो फैसला करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के कहने के बावजूद आप नहीं कर रहे हैं, तो जिनके पास हथियार नहीं है
उनसे आप बात नहीं कर रहे हैं। जो जहां लोग कुछ लोग हथियार के माध्यम से लड़ रहे हैं और वहां भी उनकी भी बात नहीं सुनी जा रही, उनकी भी और नहीं सुनी जो जा रही। निहत्थे हैं और सिर्फ गुजारिश कर रहे हैं उनकी भी बात नहीं सुनी जा रही, उनकी भी नहीं सुनी और जा जो रही। वादे हैं वो पूरे नहीं किए जा तो रहे। सरकार को, स्टेट को, इंडियन स्टेट को बिल्कुल साफ होकर जनता के सामने आना होगा, साफ इरादों से बात करनी होगी। इस देश के हाशिए पर रहने वाले लोगों के विकास का फायदा जब तक नहीं पहुंचेगा, उनके संसाधन सुरक्षित रखते हुए विकास नहीं होगा और विकास का मॉडल सस्टेनेबल और प्रतिष्ठापूर्ण नहीं होगा, तब तक इस समस्या का हल हो नहीं सकता। सिर्फ मिलिट्री के माध्यम से एक और दूसरी तरह से कभी फिर कोलैटरल डैमेज हम करेंगे, फिर वो करेंगे, फिर माफिया होंगी, ये चलता रहेगा। सब नहीं चल सकता। प्रोफेसर अक्षय, विकास होना बहुत जरूरी है। देखिए, विकास जो बात बार बार उठती है कि विकास का बेनिफिट सबको पहुंचे और इक्विटेबल विकास हो। लैंड रिफॉर्म आज तक नहीं कर पाए। फूड सिक्योरिटी बिल की बात हुई, पता नहीं उसमें कैसा बिल है, उसमें ये माना कि 70% लोगों के पास खाना खाने के लिए नहीं है, परचेजिंग कैपेसिटी नहीं उनके और पास। ये भी कहा जाता है कि जितना केंद्र इतना पैसा देता है कि हर जिले का अच्छे से विकास हो सकता है अगर पैसा खर्च हो उस चीज के लिए जहां के लिए भेजा गया है। उसकी वजह ये है कि डेमोक्रेसी पूरी तरह फेल हुई है हमारी वहाँ पे। जो लोग वहाँ पे जा रहे हैं ब्यूरोक्रेट्स, पैसा फिर कहाँ जा रहा है वो कोई जो पता नहीं। वहाँ पे जो लोग जा रहे हैं, ये क्यों प्रॉब्लम हो रही है, उसकी एक वजह ये भी है कि जो ब्यूरोक्रेट्स या जो वहाँ पे जो स्टेट एडमिनिस्ट्रेटर के लोग जा रहे हैं, वो पैसा वहाँ पे देती स्टेट जनता के लिए, लेकिन वो खुद खा जाते हैं उसमें। तो वो करप्शन इतनी नीचे तक गई हुई है। डेमोक्रेसी का फेलियर है। डेमोक्रेटिक हमारे रिप्रेजेंटेटिव है, वो बचते हैं वहाँ से, उनको रिप्रेजेंट नहीं करते अच्छी तरह से। जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स हैं, वो पूरा उनको जितनी एड मिलती है उसको खा जाते हैं। तो वो नेक्सलाइट्स जो हैं, जिनको हम आज विलन की तरह पोर्ट्रे कर रहे हैं, जिनको लगता है कि हमें लगता है कि सारे देश में समस्या की जड़ वो हैं, उनको कहीं भी हम विकास के सर्किट में जोड़ ही नहीं रहे हैं। पॉलिसीज बन रही है लेकिन वो अभी भी छूते हुए। एक बात और कही जा रही है कि गोली के बदले, शशिकांत जी, गोली के बदले गोली समस्या का हल नहीं जी है। नहीं। तो फिर हल क्या है? कहा तो ये जा रहा है कि बातचीत के जरिए आप समस्या का हल बैठ कर करिए, लेकिन जब बातचीत होती है तो फिर ये मुद्दे उठते हैं कि विकास नहीं हो रहा है, वो वादे पूरे नहीं किए जाते। ये जो समस्या है, जहाँ तक मुझे लगता है, एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स समस्या है। 2006 के आंकड़े जो कहते हैं, वो कहते हैं कि पीडब्ल्यूजी ग्रुप्स जो हैं, उनके 20,000 एक्टिव कमिटेड वर्कर्स, आर्म्ड वर्कर्स जो हैं, वो इस इलाके में पूरे 5-6 स्टेट्स का जो बेल्ट है वहाँ पे थे। इसके अलावा उनके करीब 50,000 जो सिंपैथाइजर्स थे, जो कि आर्म उठाने की तैयारी तक पहुंच चुके थे। इसलिए मैं कहूँगा कि जैसे यहाँ कहा गया है कि समस्या गंभीर है, गोली का हल गोली नहीं है, पर यह समस्या को दोनों प्रकार से हल करना पड़ेगा, बातचीत के द्वारा भी, और इसको एक लॉ एंड ऑर्डर की समस्या लेते हुए, पर इस प्रकार से लेते हुए ये नहीं कि वहां गोली चली तो वहां गोली चलाओ। इसको लॉ एंड ऑर्डर की समस्या को हल करने के तरीके हैं। जब केंद्र सरकार ये कह रही है कि हम और सख्त होंगे, उसके क्या मायने निकलते हैं? अगर और सख्त होने की बात होती है तो इसकी समस्या जो है और गंभीर हो जाएगी। इसको 2-3 अलग अलग प्लेटफॉर्म्स में टैकल करना पड़ेगा, हल करना पड़ेगा। विकास की बात है, विकास करिए। जो इलाके इन्होंने कहे थे कि वो पूरे स्वतंत्र हो गए हैं, दंडकारण्य के इलाके, अबुझमाड़ के इलाके जो हो गए हैं, ठीक है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये नहीं कहता है कि उसको इंडिया के बीच में कोई इंडिपेंडेंट इलाका हो जाएगा, पर वहां पे कोई ऐसी काउंसिल्स बनाई जा सकती हैं जिसमें कि ट्राइबल्स जो हैं उनको वहां पे अधिकार दिए जाएं, ना कि ये कुछ इलाके के ट्राइबल्स को पूरा अपरूट करके कहीं और भेज दो, वहां पे खाली हो गया कहीं और से लाके भेज दो। इसको 3-4 नजरियों से, 3-4 प्लेटफॉर्म से, 3-4 पॉइंट ऑफ व्यू से ओवरऑल तरीके से टैकल करना पड़ेगा। बातचीत भी है, उनका विकास भी है, लॉ एंड ऑर्डर की समस्या भी है, पर बगैर गोली के ऊपर गोली चलाए हुए। हाँ, गोली चलाने की जरूरत नहीं है। राजीव, समस्या का हल है, फिर क्यों नहीं इस हल को अमल में लाया जाता जब सरकारें जानती हैं कि किस तरह से समस्या का हल निकल सकता है? समस्या का हल है। समस्या का हल ये है कि इस देश की जनता, पूरे देश में और खास करके आदिवासी हलकों में जहाँ संसाधन बहुत गहरे हैं, उनका अपने संसाधनों पर अधिकार हो। ये समस्या का हल है। ये अधिकार आप देना चाहते हैं कि नहीं? हाँ। इस भारत का राज्य आज वो अधिकार उन लोगों को नहीं देना चाहिए। राज्य सरकारों पर आ जाता है, केंद्र सरकारों पर आ जाता है। इंडियन स्टेट ही नहीं चाहता वो। जिस दिन आप लोगों को अधिकार देंगे, उस दिन आप कॉर्पोरेट सेक्टर को बहुत बड़ी लूट का हिस्सा उनसे ले नहीं सकते, उनको लुटवा नहीं सकते। और आपकी पूरी लिबरल इकोनॉमी यही कर रही है। अब रही बातचीत की, यहाँ सहानुभूति किसकी तरफ जा रही है? सहानुभूति लोग कभी अचानक माओवादियों की तरफ करते हैं और अचानक स्टेट की तरफ। मुझे लगता है आम लोग पिस रहे हैं, सहानुभूति होनी चाहिए वो कहाँ खड़े वहाँ के रहने वाले आदिवासियों के साथ। हो सकता है माओवादी ना हो, और ऐसा होता नहीं है कि पूरे हर कोई वहाँ माओवादी हो गया, ऐसा होता नहीं है। और इस देश में बहुत लोगों ने काम किया, जिन्होंने सलवा जुड़म के खिलाफ पिटीशन फाइल किया था, नंदिनी और रामचंद्र गुहा ने। उन्होंने सबसे पहले सैंडविच की थ्योरी दी थी कि वहां पर वो लोग भी हैं जो दोनों के बीच में पिस रहे हैं। इसलिए उस आवाज को भी सुना जाना चाहिए। पर ये सब जब मैं बात कर रहा हूँ
तब सरकार जब संवाद करती है, बातचीत करती है, तो हमें याद रखना चाहिए एक बार बातचीत करने के लिए स्वामी अग्निवेश के माध्यम से बातचीत की बात काफ़ी आगे बढ़ी और उसी समय जो सीपीएम माओइस्ट का प्रवक्ता था आज़ाद, वो मार दिया गया। और उस पर आज भी संशय बरकरार है। यानी आपको कि किस लगता है तरह झूठे सियासत मुखौटे मार होती दिया है गया। पूरे इन मामलों पर? इसलिए होती है कि अगर ये मामला सुलझा स्टेट की तरफ से तो उन संसाधनों को लूटने का प्रोसेस रुक जाएगा, आपके पास उसको लूटने का कोई बहाना नहीं बचेगा, आप लगातार लूटते चले जाएंगे। यानी सरकार लोगों की को इच्छा उखाड़ शक्ति देंगे। नहीं है, कम इच्छा है। शक्ति नहीं है, बल्कि उस लूट को जारी रखने की इच्छा शक्ति है जो ये कर रही है। हालत तो यहाँ तक हो गई है कि सरकार अभी ये कह रही है कि हम आंध्रा के स्तर पे ग्रीन हाउंड्स बनाएंगे, ऐसे नाम दिए जा रहे हैं, और उसके बाद ये होगा कि लोगों को खदेड़ देंगे। लोग कौन? अब माओवादियों तक पहुंच नहीं पा रहे जिनके पास हथियार है जी। और फिर कानून आपका ये कहता है जिसके पास हथियार भी है उसको आप तब तक गोली नहीं मारेंगे जब तक आपके पास कोई दूसरा चारा नहीं बचता। इसलिए स्टेट के हाथ जितने बंधे हुए उनको ध्यान रखना चाहिए। स्टेट हमसे पावर लेता है, स्टेट होने के नाते उसके दायित्व कानून के मुताबिक उसको पूरा करना चाहिए। स्टेट करते ये है कि 1 महीना 2 महीना पहले चंडीगढ़ से 2 युवाओं को उठाकर ले जाती है आंध्र प्रदेश की पुलिस और 9 दिन बाद छोड़ती है और कहीं कोई खबर नहीं आती। प्रोटेस्ट होता है, उसके बाद नहीं आती, और आंध्रा के पुलिस के ऑफिसर बैठकर या उस लड़कों को धमकाते हैं कि आप कर क्या रहे हैं, प्रोटेस्ट में हिस्सा क्यों ले रहे हैं। अगर यहाँ ये हो सकता है जहाँ ऐसी कोई घटना ही नहीं है, ये कोलेटरल डैमेज के नाम पर, किसी समस्या को रोकने के नाम पर बीच में जो लोग आ रहे हैं उन सबको रोन देने का जो मामला शशिकांत, है, आप ये बहुत क्या खतरनाक कहेंगे? है। जो कहा मैं इस बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ। समस्या जो है गंभीर है। इसमें जो वेस्टेड इंटरेस्ट है, कहने को लगता है छोटा सा, आप कम अंदाज लगा सकते हैं कि वहाँ तेंदुपत्ता है, कहने को पत्ता है, पर उस इकॉनमी जो है कितनी हैवी, कितना उसमें कितने सैकड़ों करोड़ों रुपए का उसमें व्यापार होता है टिम्बर का। वहाँ पे जो आदिवासी हैं उनको अधिकार दीजिए, उनका जो संसाधन है उनमें उनका शेयर होना चाहिए, उनका विकास होना चाहिए। और ये सिर्फ आज नहीं, ये 20 साल पहले से होना चाहिए था, जो आज तक नहीं हुआ। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली क्या है, दुर्भाग्य की बात है कि जब समस्या बहुत ही गंभीर हो जाती है सरकार की तब नींद हिलती है। हाँ। और इसके पहले वो जो है आराम से सोते रहते हैं। अभी भी चलिए बहुत देर नहीं हुई है, अभी भी इनकी पूरी रिपोर्ट्स कहती हैं कि पुलिस की और दूसरी की ये कॉरिडोर बनाने की कोशिश कर रहे हैं वेस्ट बंगाल से लेकर जम्मू बॉर्डर तक। पता नहीं कितना सही है कितना गलत जी। है, पर ये टाइम है कम से कम सरकार जागे, इसको पूरी तरीके से देखे, लोगों को कॉन्फिडेंस मिले, विकास की बात करें, उनसे चर्चा करें, हर पहलू पे हर तरीके से उनसे करके जनमत तैयार करे। हाँ, उन्हें समझाया जाए समझाया कि जो जाए, भी जनमत विकास हो रहा तैयार है उनके लिए। करिए, प्रोफेसर जनमत के सामने सब अक्षय, एक झुके ये हुए। हल हो सकता है कि लोगों को विश्वास में लिया जाए। लोगों को विश्वास में सरकार क्या ले नहीं पा रही? देखिए, 2 बातें हैं। एक तो ये कि जो कनाडा के अंदर ना 100% राइट्स हैं, जो वहाँ के लोग हैं, जो इंडिजिनस लोग हैं, वहाँ के 100% राइट उनको दिए गए हैं। जी। माइनिंग के, वहाँ के संसाधनों के, जो भी नेचुरल वहाँ की प्रोडक्ट्स हैं, उनकी हिस्सेदारी 100% है। यहाँ पे 20% की बात चल रही थी, वो भी नहीं दिया गया। दूसरी बात जो कही आपने कहा बातचीत की, जो बातचीत करते हैं वो कुछ समय के बाद उनको ओवरग्राउंड सिंपैथाइजर्स का नाम दिया जाता है। जी। विनायक सेन को पकड़ा जैसे उन्होंने। अब वो एक पॉसिबल मीडिएटर हो सकता था, जिसकी वहाँ एक ब्रिज हो सकता था। अब जो ब्रिज बनता है उसको खत्म कर देते हैं। विनायक सेन का वहाँ पे लोगों की सहमति थी, एक पढ़ा लिखा। तो सरकार की इच्छा शक्ति क्या दर्शा रही है? क्योंकि सरकार, चाहे सरकार पक्ष हो या प्रतिपक्ष हो, दोनों में एक मानसिकता है, वो विकास के एक मॉडल को लेकर चले जिसपे आज की एक कॉर्पोरेट इकोनॉमी, क्रॉनी कैपिटलिज्म का वर्चस्व है, तो मिडिल क्लास हावी है। उसमें ही हर वो बार हिंसा के बाद ये जो बयान आते हैं कि हम और सख्त होंगे, इनसे निपटने की वो जरूरत है, ये क्या अब तो ये यहाँ तक हो गया कि जो मीडिएटर है, वो मीडिएटर को भी आप हो सकता है कि 3 दिन के बाद कहें कि आप सिंपैथाइजर है और आप भी नक्सलाइट हो। ये हालत हो गई। कोई इच्छा शक्ति है ही नहीं, ना स्टेट की ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, किसी की इच्छा शक्ति नहीं। तो क्या सिर्फ बयानों पे बयानबाजी पर ये बयानबाजी सारे ही होती है हाल और निकलते कुछ नहीं रहेंगे? होता है। जी। मुझे बस एक बात ये कहना था कि हमें ये देखना चाहिए कि इस पूरे कॉरिडोर में राजनीतिक स्पेस है क्या, माओइस्ट और स्टेट के अलावा कोई दूसरा एक्टर है क्या। मान लीजिए हम बैठकर वहां जाकर राजनीति करना चाहें अपनी तरह से, तो क्या हमारे लिए क्या स्पेस है? सबसे बड़ी चिंता ये भी है, और वो स्पेस क्यों नहीं है। एक व्यक्ति, हिमांशु कुमार नाम का व्यक्ति, उस क्षेत्र में 18 साल तक आश्रम बना के रहता रहा। आखिर सरकार ने, और वो कर क्या रहा था, वो वहाँ के ह्यूमन राइट्स उसमें कंज्यूमर कोर्ट में भी रहता है, वो दूसरी तीसरी संस्थाओं में भी रहता है सरकार के। परंतु जब 16 जुड़म का त्रासदी शुरू हुई तो उन्होंने लोगों के ह्यूमन राइट्स की बात भी की, लोगों के बीच में जाकर उनके दुख तकलीफ की बात की, उनकी छोटी छोटी दरखास्तें दफ्तरों में दी। ये सब जब करने लगे तो स्टेट को चिंता हुई और स्टेट ने उनका आश्रम गिरा दिया और उनको भाग कर दिल्ली आना पड़ा। अब इस तरह के लोगों को यानी जो स्पेस खत्म कर रहे अधिकारों हैं की आवाज उठाते हैं उन पर हमला होता है। उन पे हमला होता है। और हिमांशु कुमार, वहां लोगों को कहा गया, एक कोपा कुंजम नाम के व्यक्ति को कहा गया कि आप बयान दीजिए कि उसमें हिमांशु और अरुंधति और इन सब लोगों के नाम लीजिए, मेरा पाटकर तक का नाम लीजिए। मतलब जिन लोगों के क्रेडेंशियल ऐसे हैं जो आर्म स्ट्रगल में कतई विश्वास नहीं करते हैं, परंतु इस देश
के संविधान के मुताबिक सत्ता चलाने की बात करते हैं, उनको भी आप ये कहते हैं कि आप माओइस्ट सिंपैथाइजर्स हैं, आप उनको भी घेरे में लेते हैं और उनको गिरफ्तार करने तक जाते हैं। जब जिनकी जवाबदेही बनती है, जिनकी जिम्मेदारी बनती है समस्या के हल की, अगर वो ही ये कर रहे हैं तो फिर समस्या का हल तो कैसे निकलेगा? समस्या का अगर हल करना है, जैसे कुछ बहुत ही माननीय व्यक्ति हैं, मेधा जी हैं, उनका बहुत सम्मान है, सम्मान करते हैं, अरुंधति जी हैं, बहुत सम्मान करते हैं, ऐसी बहुत सी पर्सनैलिटीज़ हैं जिसका एक आम इंडियन, चाहे इस साइड का हो चाहे उस साइड का हो, सरकार का हो, दूसरे पक्ष का हो, कहीं का भी हो, सब उनका सम्मान करते हैं। ऐसे व्यक्तियों की मदद लेनी चाहिए, उसकी मदद लेकर के मध्यस्थ हो और उसके साथ करके एक जनमत तैयार करें, और साथ साथ ट्राइबल्स जो हैं, आदिवासी जो हैं, उनको उनके अधिकार दिए जाएं। इन समस्याओं का अंत तभी हो सकता है, वरना जैसे मैंने कहा, ना स्टेट गवर्नमेंट इसमें इंटरेस्टेड है, ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंटरेस्टेड है। पैसा सब लोग लेने को तैयार हैं, सारी स्टेट गवर्नमेंट, और सारा पैसा उनकी अपनी जेबों में जाता है। डेवलपमेंट के कार्य में एक पैसा भी नहीं लगता है। जी, बस आखिरी बात मैं ये कहना चाहता था कि एक तरफ जैसे उनका मध्यस्थों की भूमिका हो सकती है, बहुत वाजिब बात कही। दूसरा, मुझे लगता है आजकल जो इस कल की घटना की और 15 दिन की पहले भी मध्यस्थ भेजे गए थे, कहीं ना कहीं बातचीत, वो कुछ अलग तरह का मामला था। पर अभी जो बयान आ रहे हैं, वो जहां ये मिलिटराइजेशन की बात आ रही थी, उसके साथ साथ अब जनता की आवाज ने मजबूर किया स्टेट और स्टेट पार्टियों को कि वो कहे कि हम विकास के माध्यम से समस्या का हल करेंगे। ये मुहावरा बदलना पड़ा, ये ना कहा जाए कि हम और सख्त होंगे। नहीं, जरूर तो स्टेट अपनी तरह से बात करती है, मैं जनता की ताकत की बात कर रहा हूं। जनता के विमर्श की बात यह है, जनता में जब ये राजनीतिक विमर्श उठेगा कि आखिर समाधान क्या है, वो इनको भी मजबूर करेगा, स्टेट में बैठे लोगों को, माओइस्टों को भी मजबूर करेगा कि उसमें एक राजनीतिक स्पेस पैदा करें, और वो जनता के बीच में एक जो विमर्श होगा वही मजबूर कर देगा, जिसके परिणाम आज सामने दिख रहे हैं। आज सरकारें ये कहने को मजबूर है कि हम विकास के माध्यम से, इनको इंक्लूसिव विकास के माध्यम से ये करेंगे। कल को उनको सच में करना पड़ेगा जब इस देश की राजनीति में इस तरह का दबाव बनेगा। अभी होता क्या है, बहुत हाइप क्रिएट करते हैं, अचानक कोई घटना होती है और इनको मिलिट्री के थ्रू रोन दो। ये जो भाषा है, इस तरह की भाषा इस्तेमाल करने वाले जो राजनीतिज्ञ हैं, उन पे लगाम इस देश की जनता को लगानी होगी। जिस दिन ये आवाज रुकेगी उस दिन हल निकल सकता है, क्योंकि मुद्दा जो है वो विकास का है। प्रोफेसर अक्षय, फाइनल कमेंट। जो इंक्लूसिव जो डेवलपमेंट की बात है, मुझे लगता है हमारे पास उसका मॉडल ही नहीं बना अब तक। जब भी ग्रामीण विकास की बात होती है या आदिवासी क्षेत्रों की, वहां डेवलपमेंट के नाम पे आप पैसा बांट देते हैं जी, क्योंकि डेवलपमेंट का मॉडल हमारे पास अभी वही है कि बेहतर सड़कें, मल्टी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, उस तरह के प्रोजेक्ट, बड़े बड़े इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेट हाउसेस, एक इस तरह की डिसेंट्रलाइज्ड डेवलपमेंट जो वहाँ के पिछड़े इलाकों में चाहिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, उस तरह का मॉडल हमारे पास है ही नहीं है। क्योंकि जो मिडिल क्लास है वो ये चाहती है कि ग्लोबलाइजेशन के इस दौर के अंदर वो बड़े बड़े प्रोजेक्ट ले और सीधी सीधी वो छलांग चाइना या और बड़ी मार्केट से पिछड़े इलाकों में बिल्कुल उतना पेशेंस ही नहीं, मतलब उनके इलाकों में उन्हीं की तरह से सोचने और विकास करने की जरूरत है। शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। नक्सलवाद हमेशा से सरकारों के लिए सिरदर्द का सबब बना हुआ है। कभी नक्सलियों की विचारधारा ने सरकार की नींदें उड़ा कर रखी थी, आज नक्सली हिंसा सरकारों को नींद से जगा रही है। नक्सली हिंसा को कतई जायज़ नहीं ठहराया जा सकता, चाहे उसका मकसद कुछ भी हो। हाँ, शायद इतना कहा जा सकता है कि विचारों की धारा को बदलने के लिए विकास की धारा का प्रवाह जरूरी है। अब सरकारें इतनी सरदर्दी तो मोल ले ही सकती हैं। नमस्कार। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।